तो सभी दोस्तों का, भाइयों बहनों का राम राम, जय श्री राम। आज हम लोग आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद आशुतोष सर पे। आज हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड के 10th या 12th। अगर आप 12th या 10th के हैं तो भी ये वीडियो देख सकते हैं। 12th के हैं फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th वालों के लिए, 12th वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध की मैंने एक पहले ही लिस्ट जारी कर दी थी, जिसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध बताए थे आप लोगों को। मोस्ट उसमें से मैंने बताया था कि 7 निबंध तो जरूर ही याद करने हैं, ठीक है। उन 7 में से भी मैं छाट के 4 निबंध आज आपके लिए लेके आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पूरे निबंध के लिए मैंने आपसे कहा था जल्दी ही आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ। आज वो वीडियो आ गई है, जिसमें पूरा बहुत शॉर्ट तरीके से डिफाइन किया होगा कि निबंध को कैसे लिखना है। बहुत शॉर्ट तरीके से, ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं दिखी हुई हैं। ऐसी ही चीज़ें लिखी जो आप समझ में आएंगी, आप पेपर में लिखेंगे। फालतू की ओवर राइटिंग नहीं है, एक ही चीज़ बार बार नहीं लिखनी है। सिर्फ आपको ऐसे लिखना है, आपको समझ में आए अच्छे से, बस, ठीक है। ज़्यादा कॉपी नहीं बननी है। मैंने आपको पहले मिनिमम 3 पेज और मैक्सिमम 5 पेज तक ही आपको लिखना है, क्योंकि बोर्ड कॉपी का पेज बड़ा होता है। ज़्यादा लिखेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम की वैल्यू होती है। और निबंध को सबसे एंड में लिखना है और 9 नंबर अपने पक्के करने। इस वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वो भी इस निबंध बड़ी आराम से ही याद कर लें वीडियो। तो ठीक है, तो पहला निबंध है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा प्रिय कवि या साहित्यकार। इस टाइप से निबंध आएगा, या तो मेरा प्रिय कवि आएगा या मेरा प्रिय साहित्यकार आएगा, ठीक है। या फिर किसी पर्टिकुलर का नाम दे दिया जाए कि मेरा प्रिय कवि तुलसीदास, तो उस टाइप से अगर कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए तो भी आपको घबराना नहीं है। मेन ऐसे यही है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये कब आया? 2023 में, 22 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, 15 में, 14 में, 13 में, 12 में, 11 में, 10 में। इतनी बार आ चुका तो इस बार क्यों नहीं आएगा? जब इतनी बार आ चुका तो इस बार भी जरूर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने जो 10 इंपॉर्टेंट निबंध की सूची बनाई थी उसमें भी मैंने इसको स्थान दिया था। तो सबसे पहले क्या मैंने बताया था, देखिए 9 नंबर का आता है, इसमें 7 नंबर आपके जो लिखते हैं उसके मिलते हैं। 2 नंबर आपको किसके मिलते हैं? स्ट्रक्चर के मिलते हैं। जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ, क्या मेरा प्रिय साहित्यकार, ये आपको नहीं लिखना है। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा था कब कब आया है, तो ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो मेरा प्रिय साहित्यकार, फिर आप अन्य शीर्षक लिखेंगे, तो या फिर इसका अन्य शीर्षक का मतलब है कि इस टाइप से आ सकता है। प्रिय अन्य शीर्षक लोक नायक तुलसीदास, मेरा आदर्श महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास और रामचरितमानस, संकेत बिंदु। फिर यहाँ पे संकेत बिंदु आपको लिखनी है। संकेत बिंदु नाम की आपको हेडिंग डालनी है, जैसे आपको पेपर में या फिर दी हुई खुद की होगी या फिर आपको खुद से डालनी है। ज़्यादातर पेपर पे दी हुई होती है कि उन हेडिंगों के अंदर आपको लिखना होता है। संकेत बिंदु में प्रस्तावना, आरंभिक जीवन परिचय, परिचय, काव्यगत विशेषता, उपसंहार। यही स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर यही होता है बेटा, कि आपका प्रस्तावना मतलब इंग्लिश में इंट्रोडक्शन, फिर उनके जीवन से रिलेटेड जो है हम उसके रिलेटेड हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आरंभिक जीवन परिचय, कि उनका जीवन कहाँ हुआ था या फिर जन्म कहाँ हुआ था, माता पिता, पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा कहाँ, लेकिन इससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद काव्यगत विशेषता, उनने काव्य में कौन सी विशेषताएं की, कौन कौन सी रचनाएं करी, या कौन सा काव्य को किया काव्य के लिए, उस टाइप से आप लिख सकते हैं। फिर अंत में उपसंहार, इंग्लिश में कंक्लूजन, सेम इंग्लिश की तरह है, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं लेनी है, ठीक है। बाकी हमें तो सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालनी है, प्रस्तावना। फिर संसार में अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मेरे प्रिय साहित्यकार महाकवि तुलसीदास जी हैं, ठीक है। यद्यपि तुलसीदास जी के काव्य में भक्ति भावना की प्रधानता है, परंतु इनका काव्य कई 100 वर्षों के बाद भी भारतीय जनमानस में रचा बसा हुआ है और उनका मार्गदर्शन कर रहा है। इसीलिए तुलसीदास मेरे प्रिय साहित्यकार हैं। तो कितने नॉर्मल शब्दों में लिखा, कोई फालतू शब्द नहीं, ऐसा शब्द ही नहीं लिखा कि बच्चों को समझ में ना आए। इस तरीके से आप लिखिए, टीचर खुश होगा, आपको खुद याद हो जाएगा बेटा। अगर आप ये पढ़ेंगे, एक बार आप इसे पढ़ लेंगे तो खुद ही आपको याद करने की दूसरी बार जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिए, आपको यहीं पे पूरे ऐसे याद हो जाएंगे, जो 4 ऐसे मैं आज आपको कराने वाला हूं। और इन 4 में से चारों ऐसे आपको पेपर में दे के आएंगे, लिखे हुए मिलेंगे, उनमें से एक ऐसे आप अच्छे से लिख के आएंगे, अपने 9 नंबर पक्के करके लाएंगे, ठीक है बेटा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी उसका इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आरंभिक जीवन परिचय। उनका आरंभिक जीवन परिचय कैसा था? तो प्राय प्राचीन, यहाँ पे हेडिंग है बेटा, ये प्रारंभिक जीवन परिचय। तो प्राय प्राचीन कवियों और लेखकों के जन्म के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती है। पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, या फिर जिन्होंने उनका जीवन देखा बहुत अब तो होती है,
जो तुलसीदास जी हो गए या फिर सूरदास जी हो गए, जो बहुत पुराने कवि हुआ करते, तो इनके बारे में सटीक जानकारी नहीं है। लोग अपने जो बाकी जो दूसरे कवि थे वो अंदाजा लगाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग इनकी मानते हैं, सही जानकारी नहीं मिली। तुलसीदास जी के विषय में भी ऐसा ही है, किंतु माना जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म संवत सन 1589 जिले में बांदा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। ठीक है, इनके ब्राह्मण माता पिता ने इन्हें अशुभ मानकर जन्म लेने के बाद ही इनका त्याग कर दिया था। ये जीवन परिचय पूरा इन्होंने चेप दिया यहाँ पे, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं तुलसीदास जी का जो आपने जीवन परिचय याद किया है, उस जीवन परिचय का प्रयोग आप यहाँ कर दीजिए, काम हो गया। सेकंड वाली लाइन में उन्होंने पूरा जीवन परिचय एक तरीके से लिख रखा है, जन्म कहाँ हुआ था, माता का नाम, पिता, पूरा जीवन परिचय है। ठीक है, तो अशुभ मानकर लेने के बाद ही इनका त्याग कर दिया था। इनका इस कारण इनका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। गुरु नर हरिदास ने इनको शिक्षा दी। इनका विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ। विवाह उपरांत उसकी एक कटु उक्ति सुनकर इन्होंने राम भक्ति को ही अपना जीवन का ध्येय बना लिया। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 37 ग्रंथों की रचना की, परंतु इनके 12 ग्रंथ ही प्रमाणिक माने जाते हैं। इस महान भक्त कवि का देवासन संवत सन 1680 ईस्वी में हो गया। ठीक है बेटा, तो ये एक तरीके से उन्होंने पूरा उनका जीवन परिचय लिख दिया। जो मैंने आपको जीवन परिचय जब कराए थे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा था इनका जीवन परिचय। अगर आपको जीवन परिचय देखना है तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जीवन परिचय वाली बहुत अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपको कराए गए थे। उसमें गद्य और पद, कवि और लेखक दोनों के जीवन परिचय एक ही वीडियो में कराए गए थे। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड लाइन में उन्होंने उनका जीवन परिचय पूरा सा लिख दिया। ठीक है, फिर काव्यगत विशेषताएं नाम की एक हेडिंग डालनी है आपको। उसमें आपको क्या लिखना है, तुलसीदास जी का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब हिंदू समाज मुसलमान शासकों के अत्याचार से आतंकित था। लोगों के नैतिक चरित्र गिर रहा था और लोग संस्कारहीन हो रहे थे। ऐसे में समाज का एक आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता थी ताकि लोग उचित अनुचित का भेद समझकर सही भावरक महान बोकर भार उचित दास ने की। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है बेटा, ये तुलसीदास ने की, उचित दास नहीं बेटा, यहाँ पे तुलसीदास ने की। ठीक है, इसके माध्यम से इन्होंने प्रभु श्री राम का चरित्र चित्रण किया। हालांकि रामचरितमानस का एक भक्ति भावना प्रधान काव्य है, परंतु इसके माध्यम से जनता को सामाजिक कर्तव्यों का बोध हुआ। रामचरितमानस अगर एक हिंदू देवी देवताओं का है, पर उसमें नैतिक कर्तव्य है, सामाजिक चीजें लिखी हुई हैं, कोई अच्छे कार्य लिखे हुए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू पढ़े, कोई भी उसे पढ़े उससे ज्ञान मिलेगा, उसमें अच्छाई की बातें लिखी हुई है। कोई उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ हिंदू ही पढ़ सकते हैं, कोई भी उसे पढ़े उसको ज्ञान मिलेगा। अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं उसमें, क्या अपना जीवन यापन कैसे करना है, इससे रिलेटेड चीजें लिखी हैं। तो वही सब लिखा हुआ है इसमें कि सामाजिक कर्तव्यों का बोध हुआ था। इसमें वर्णित विभिन्न घटनाओं और चरित्रों का सामान्य जनमानस पर गहरा प्रभाव डाला। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली या जो विनय प्रतिका, जानकी मंगल, रामलला, नचऊ, भैरव, रामायण, वैराग्य, संदीपनी, पार्वती मंगल आदि ग्रंथों की रचना की, परंतु इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार रामचरितमानस है। जैसा आप लोगों को पता है, रामचरितमानस लिखित है तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है, तो ये उनकी रचनाओं, अब ये काव्यगत विशेषताओं में इन्होंने क्या किया, उनकी रचनाएं लिख दी। ऊपर वाले हेडिंग में आरंभिक जीवन परिचय में उनका जीवन परिचय और काव्यगत विशेषताओं में उनकी जो वो थी रचनाएं वो लिख दी। तो कुछ अलग से नहीं लिखना है। अगर आपको जीवन परिचय याद है तो आप आराम से लिख सकते हैं बेटा। आप जरूरी नहीं, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ था देखिए मेरा प्रिय कवि या साहित्यकार आए, तो उसमें आप जरूरी नहीं तुलसीदास का लिखें। आपको जिसका जीवन परिचय याद हो, जिसके बारे में आपको ज्यादा पता हो, उसका लिख सकते हैं। आप सूरदास का लिख सकते हैं, आप कबीरदास का लिख सकते हैं, आप तुलसीदास का लिख सकते हैं। जिसका आपको अच्छे से आता हो आप उसका लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बाद फिर तुलसीदास जी वास्तव में एक सच्चे लोकनायक थे, क्योंकि इन्होंने कभी किसी संप्रदाय या मत का खंडन नहीं किया, वरन सभी को सम्मान दिया। इन्होंने निर्गुण एवं सगुण दोनों धाराओं की स्तुति की। अपने काव्य के माध्यम से इन्होंने कर्म, ज्ञान एवं भक्ति की प्रेरणा दी थी। रामचरितमानस के आधार पर इन्होंने एक आदर्श भारतवर्ष की कल्पना की थी, जिसका सकारात्मक प्रभाव भी हुआ। इन्होंने लोक मंगल को सर्वाधिक महत्व दिया। साहित्यिक की दृष्टि से भी तुलसी का काव्य अद्वितीय है। इनके काव्य में सभी रसों को स्थान मिला है। इनके संस्कृत के साथ साथ राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, प्राकृत, अवधी, ब्रज, अरबी आदि भाषाओं का ज्ञान भी था, जिनके प्रभाव से इनके काव्य में दिखाई पड़ता है।
इन्होंने विभिन्न छंदों की रचना करके अपना पांडित्य का प्रदर्शन किया। देखिए उसी के बारे में इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दिया है कि वो सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं के कवि थे वगैरह वगैरह करके। तुलसी ने प्रबंध तथा मुक्त दोनों प्रकार के काव्यों की रचनाएं की। इन्होंने अब प्रशंसा में कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा, इनकी अब प्रशंसा में कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा था इनके बारे में, क्या लिखा था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपने निबंध में इस टाइप का स्लोगन लिख देते हैं, दोहे लिख देते हैं, क्या नाम होता है अपनी, कुछ दोहे लिख सकते हैं या फिर इस टाइप से जो लिखेंगे उसका बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है बेटा। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो टीचर जो एग्जामिनर होगा ना वो कुछ नहीं देखेगा, ऐसे ही 9 नंबर दे देगा आपको। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप ये जब लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने सच में इनके बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो इस टाइप से 2 चीज, जैसे कि आपने कविता लिख दी, जैसे कि अगर स्वच्छता अभियान पे आए तो स्वच्छता अभियान के बारे में 2 से 4 लाइन की कविता लिख दी। आतंकवाद के बारे में आया तो आतंकवादी से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्द जो किसी महान ने कहे हो वो लिख दिए। तो इस तरीके जब पंक्तियाँ कविता आप लिखते हैं तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है बेटा, ठीक है। तो उनके बारे में जयशंकर प्रसाद ने कहा था, प्रभु का निर्भय सेवक था, स्वामी था, अपना जाग चुका था, जग था जिसके आगे सपना प्रबल प्रचारक था, जो उस प्रभु की प्रभुता का अनुभव था, संपूर्ण जिसे विभुता का राम छोड़कर और की, जिसने कभी ना आस की, रामचरित्र मानस कमल, जय हो तुलसीदास की। ये कहा था जयशंकर प्रसाद जी ने, उनके बारे में लिखा। तो देखिए ये जब आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अलग से स्लोगन लिखा हुआ है। मैं ये जरूर आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप ये लिख के आते हैं तो आपके 9 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, फिर लास्ट में उपसंहार नाम की हेडिंग आप डाल सकते हैं। तुलसीदास जी ने अपने इन्हीं सब विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य के अमर कवि हैं, निसंदेह इनका काव्य महान है। तुलसी ने अपने युग और भविष्य, स्वदेश को, विश्व, व्यक्ति और समाज के सभी के लिए महत्वपूर्ण सामग्री दी है, अतः ये मेरे प्रिय कवि हैं। अंततः इन्हीं के बारे में यही कहा जा सकता है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये था इनके बारे में। और लास्ट में जो उपसंहार होता है, ये आप पूरे जो निबंध का सार एक तरीके से कह सकते हैं इसे, और जो ऊपर की प्रस्तावना होती है वो पूरा इंट्रोडक्शन, और पूरे निबंध का जो सार है वो हम लोग एंड में उपसंहार में दिखा सकते हैं। तो ये हम लोगों का आज का पहला निबंध था जो आज अभी कंप्लीट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश करी है कि आपको पूरा निबंध याद ना हो, निबंध लिखना आए। अगर आपको निबंध याद कराना होता तो मैं खाली निबंध ऐसी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देता, पर जब आप वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको उसे अच्छे से याद होता है। और मैं आपको अच्छे से खाली लिखना नहीं मैं खाली याद नहीं करवाना चाहता, मैं आपको लिखना सिखाना चाहता हूँ। अगर इससे XYZ थोड़ा ऊपर नीचे अलग आता है तो आप खुद से लिख सके, मैं आपको इसलिए अति अच्छे से पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद भारत की बढ़ती जनसंख्या या रोजगार की समस्या अथवा बेकारी बेरोजगारी की समस्या, भारत में बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी एक अभिशाप, इनसे रिलेटेड ये 3-4 ऑप्शन है, कोई भी अगर दे सकता है आपके लिए, ठीक है बेटा। ये 3-4 में से कोई भी आंसर आपको एक ही लिखना है, ठीक है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो संकेत बिंदु मतलब क्या क्या हेडिंग है, तो एक तात्पर्य होगा, फिर बेरोजगारी का युवा वर्ग, क्योंकि आजकल भारत का आधे से ज्यादा युवा वर्ग जो है वो बेरोजगार है, तो बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए। अनेक समस्याओं की जड़ बेरोजगारी, बेरोजगारी के कारण बेरोजगारी दूर करने के उपाय और उपसंहार, ये इसकी हेडिंग है। आप अगर ये नाम डालते हैं, हेडिंगें डालते हैं, और हेडिंगों के अंदर कुछ भी गलत सलत लिखते हैं, हेडिंगें अगर आपकी सही बनी है बेटा तो 3-4 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। तो अगर आपको कोई ऐसा ऐसे आ जाता है जो आपने इसके बारे में बहुत कम पढ़ा है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को उसकी थोड़ा बहुत पता होगा ना, नॉलेज होगी, 10th क्लास में आ गए हैं, 12th क्लास में आ गए हैं, इतनी तो नॉलेज होगी कि थोड़ी बहुत हेडिंगें बना के लिखता है। अगर आप उसकी हेडिंगें बना के लिख पे अंदर 2-4 लाइनें भी लिखेंगे, आपको 3 से 4 नंबर जरूर मिलेंगे, क्योंकि 2 नंबर तो हेडिंगों के ही मिलते हैं, स्ट्रक्चर के मिलते हैं, बाकी 1 आध नंबर अंदर से मिल जाएंगे आपके। अगर कुछ नहीं छोड़ेंगे, अगर आपको कुछ नहीं आता वैसे छोड़ जाएंगे 0 नंबर, और ऐसे आपको 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे ना, तो कुछ नहीं से कुछ ही सही। फिलहाल अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपके लिए ये दिक्कत नहीं आएगी, आपको 9 में से 9 नंबर पूरे मिलेंगे। ओके।
बेरोजगारी का तात्पर्य, ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होगी बेरोजगारी क्या होती है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जब कोई योग्य हो, योग्य तथा काम करने का इच्छुक हो, इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी को दरों पर काम करने के लिए तैयार हो। बालक, वृद्ध, रोगी, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। एक ये भी बात है, बालक हो गया, वृद्ध हो गया, या फिर जो सक्षम नहीं है किसी काम को करने के लिए। अब छोटा बच्चा है, अब वो अगर उसके पास नौकरी नहीं है तो उसे बेरोजगार नहीं कहेंगे, क्योंकि तो छोटा है ना। कोई बूढ़ा हो गया 90 साल का, अब वो काम नहीं कर रहा तो उसे बेरोजगारी नहीं। बेरोजगारी होती है 20 साल से लेके 45, 40, 50 साल तक के बीच की, या 18 से 50 साल के बीच के जब लोगों के पास सक्षम होते हैं और उनको उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से कोई वर्क नहीं मिलता है तो उसको कहते हैं बेरोजगारी। ठीक है, तो फिर बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से बता चुका हूं, श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। भारत में बेरोजगारी एक आर्थिक समस्या है या एक ऐसी बुराई है जिसके कारण केवल उत्पादक मानव शक्ति ही नष्ट नहीं होती, बल्कि देश का भावी विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। जो श्रमिक अपने कार्य द्वारा देश के आर्थिक विकास में सक्रिय सहयोग दे सकते थे, वे कार्य के अभाव में बेरोजगार रह जाते हैं। यह स्थिति हमारे आर्थिक विकास में बाधक है। अब कोई अपना इंटेलिजेंट है इतना, जो अगर उसे रोजगार मिले तो वो कुछ हुनर है उसके अंदर, वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे देश आगे बढ़े, पर जब उसको रोजगार ही नहीं मिलेगा, वो घर पे बैठा रहेगा, तो फिर वो क्या देश का विकास करेगा। तो ये देश की आर्थिक संकट है, देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है, इससे देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है और इससे बहुत सारे गलत कामों को बढ़ावा मिलता है। बेटा अगर किसी के पास नौकरी नहीं है, वो बेचारा फ्रस्ट्रेशन में आकर चोरी चकारी करने लगता है, डाकूगिरी करने लगता है, तो ये बेरोजगारी एक हल्की समस्या नहीं है। कोई चोरी क्यों करता है? किसी को शौक होता है उठे चोरी करके आते, ऐसा नहीं होता ना। चोरी मजबूरी में इंसान करता है ना, ऐसा नहीं है ना कि चलो आज कुछ नहीं है, चलो आज डाकूगिरी करने चल के, बैंक लूटे चल के। जब वो योग्य होता है, उसे लगता है कि हम ये काम करेंगे तो मेरे हिसाब से जो हम कैपेबल हैं, जितनी हमको मिलनी चाहिए उतनी सैलरी नहीं मिल रही है, तो इसी चक्कर में आके इंसान करता है कुछ गलत काम। गलत काम करने का किसी को शौक थोड़ी ना होता है। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा आर्थिक संकट है, ये खाली ऐसा नहीं है, ये बहुत सी चीज़ों में इफेक्ट डालता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया लूटपाट आप लोगों को नहीं करनी है, आप लोगों को पढ़ाई करनी है। बेरोजगार युवा वर्ग, सबसे ज़्यादा युवा है, वही बेरोजगार है। तो आज हमारे समाज में बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होती जा रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज का युवा वर्ग है। आज का नव युवक जो विश्वविद्यालय में अच्छे अंक व डिग्री प्राप्त करके निकलता है, परंतु वह रोजगार की तलाश में भटकता रहता है। बेरोजगारी के कारण नव युवक प्रतिदिन रोजगार पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं तथा अखबार, इंटरनेट आदि में दिए विज्ञापनों पर अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी की खोज में लगे हैं, परंतु रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पाती है, उन्हें केवल निराशा ही मिलती है। अब जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, करंट में यूपी पुलिस की 60,000 वैकेंसी आई थी और 60,000 वैकेंसी के लिए 50 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है। एक वैकेंसी के लिए 80-80, 90-90 लोग लड़े जा रहे हैं। तो क्या है? बेरोजगारी है बेटा, बेरोजगारी है। 50,000, 60,000 वैकेंसी के लिए 50 लाख फॉर्म पड़े हैं। हजार और लाख कहाँ, आप देखिए कितनी बेरोजगारी की समस्या इस टाइम इंडिया में है। तो हम लोगों को सिर्फ, वो भी कौन लोग, ऐसे नहीं जो मजदूर, नहीं ऐसे लोग नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है? विश्वविद्यालय में अच्छे अंक व डिग्री प्राप्त करे हुए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसे नहीं कोई हल्के फुल्के लोग, जो MA BA करे हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करे हुए हैं, वो लोग बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो हम लोगों को डिग्री पे नहीं, अपनी स्किल पे काम करना है, नॉलेज गेन करनी है। डिग्री होने से कोई फायदा नहीं होता है। फिर अन्य समस्याओं की जड़ बेरोजगारी, बहुत से समस्याओं की, जैसा कि मैंने बताया, ये भी हेडिंग है, रोजगार न मिलने के कारण युवा वर्ग निराशावादी बन जाता है। आंसुओं के खोरेपन को पीकर समाज को अपनी मौन व्यथा सुनाता है। बेरोजगारी किसी भी देश को अथवा समाज के लिए एक अभिशाप है। इसकी एक ओर निरंतर भुखमरी, मानसिक अशांति फैलती है, तो दूसरी ओर नवयुवकों के अंदर आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध वृत्ति एवं आत्महत्या आदि समस्याओं के मूल में एक बड़ी सीमा तक बेरोजगारी ही विद्यमान है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चोरी, डकैती, ये सब बहुत से बच्चे जो बेरोजगार होते हैं, नहीं कुछ बेरोजगारी, और बहुत से जो ये नहीं कर पाते हैं वो बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना बेटा, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा कुछ जितना कोशिश करें, ऐसे लोगों को साहस देना चाहिए जो आत्महत्या वगैरह करते हैं, वो वैसा गलत है। फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है,
आत्महत्या आदि समस्याओं में मूल एक बड़ी सीमा बेरोजगारी ही विद्यमान है। बेरोजगारी एक ऐसा भयंकर विष है जो संपूर्ण देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को दूषित कर देता है। तो बेरोजगारी को हल्के में नहीं लेना है, बहुत बड़ी समस्या है ये बेरोजगारी के कारण। अब बेरोजगारी के कारण क्या है, तो हमारे देश में बेरोजगारी के निम्न कारण है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, बहुत दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, ये बहुत सही बात है। हम लोगों को फालतू की चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं, काम की चीज़ें कम पढ़ाई जाती हैं। बच्चों को बिजनेस के बारे में सिखाया नहीं जाता, कैसे आगे बढ़ना है बताया नहीं जाता, फालतू की शिक्षा दी जाती है। तो ये बहुत गलत बात है, हमारी शिक्षा प्रणाली को बदलने की ज़रूरत है। बहुत बेकार शिक्षा प्रणाली है, कहना नहीं चाहिए पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। सेकंड नंबर पर आता है जनसंख्या में वृद्धि। अब जनसंख्या ही इतनी हो रही है, क्या किया जा सकता है। चाइना को छोड़ भारत सबसे आगे खड़ा हो गया जनसंख्या की मामले में, और उतने संसाधन है नहीं। जब संसाधन से ज़्यादा उपयोगकर्ता हो जाएंगे तो फिर मारामारी होगी। अब एक घर है, घर में रहने के लिए 4 लोग लड़ जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे बेरोजगारी तो आएगी। तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि को भी कंट्रोल करना हम लोगों को, जनसंख्या वृद्धि। फिर कुटीर उद्योगों की उपेक्षा, जो लोग आजकल बिजनेस किसी को करना ही नहीं है, बिजनेस करने के नाम से लोग डर जाते हैं। किसी के घर पे कहो कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, घर वाले कहेंगे नहीं पढ़ाई करो, बिजनेस कुछ नहीं करना है, बिजनेस गलत चीज़ होती है, पढ़ाई करो, नौकरी करो। अभी इंडिया के लोगों को बिजनेस की पावर का पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो फिर औद्योगिकरण की उपेक्षा, औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया, कृषि का पिछड़ापन। कृषि में अभी भी जो नई नई मशीनें आ रही हैं, कृषि उनका उपयोग नहीं कर रहा है। फिर कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, जैसा कि मैंने बताया कुशल, अब आप पढ़ सब कुछ रहे हैं, 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पर 6 के 6 सब्जेक्ट में आप एक कतई, जिसमें कतई स्किल है आपको, कतई पूरे सब्जेक्ट के कतई आप किंग कहे जा सकते हैं, आप ऐसा कोई आपका सब्जेक्ट नहीं है। और है सब चीज में थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज सब में लेने से था, एक सब्जेक्ट में कतई अत्यधिक नॉलेज ले लें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। सारे लोग में छोटी 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 नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं है। एक सब्जेक्ट में कतई अच्छे से महारत हासिल करो और उसमें सबसे ऊपर राजा बन के बैठ जाओ। सारी चीजों में छोटा छोटा करने से कोई फायदा नहीं है, ये चीज है। उसके बाद अतिरिक्त मानसून की अनियमितता, कभी बारिश हो रही है, जब गर्मी चाहिए तब गर्मी आ नहीं रही है, जब ठंड चाहिए अब ठंड में बारिश हो रही है, गर्मी में सूखा पड़ा है, बारिश के मौसम में बारिश नहीं है। तो ये मानसून की अनियमितता, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन। अब पाकिस्तान के लोग भगाए जाते हैं, इंडिया आ जाते हैं, बांग्लादेश के सब इंडिया आ जाते हैं, श्रीलंका के भगाए जाते हैं, इंडिया। इतने शरणार्थियों को इन्होंने यहाँ पे जगह दे दी है, तो जो यहाँ के संसाधन है वो भारत के जो देशवासी हैं उनके लिए कम है। अब जो बाहर से आ जाएंगे उन्हें भी खिलाना है, अपने भारत के लोगों को भी खिलाना है, तो कहाँ से खिला पाएंगे। अब आपके घर में आप 4 लोगों के लिए कमाते हैं, 4 लोग खिला पा रहे हैं, अब आपके घर में 10 मेहमान आ रहे हैं, अब 4 लोगों को आप पूरा नहीं कर पाते, 10 मेहमान अलग से आ गए, फिर उन्हें कहाँ से खिलाएंगे। वही भारत का है, बांग्लादेश से इतने लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान के जो भगाए जाते हैं इधर आ जाते हैं, श्रीलंका के सब इधर आ जाते हैं, तो ये भी है। फिर अत्यधिक मशीनीकरण के फलस्वरूप होने वाली श्रमिकों की छटनी, जो समय सब ऑटोमेटिक चल रहा था मशीनों पे, अब मशीनों का कतई पिताजी AI आ गया है, तो अब वो अपना तहलका मचाएगा, तो जो बचे कुचे हैं उन्हें भी निकाला जाएगा। फिर श्रम और मांग की पूर्ति में असंतुलन, स्वरोजगार एवं साधनों की कमी इत्यादि, इन कारणों से भी बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। देश में बेरोजगारी के उभरने के लिए इसका समुचित समाधान नितांत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या क्या है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करना चाहिए, कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए, औद्योगिकरण करना चाहिए, सहकारी खेती करनी चाहिए, सहायक उद्योगों का विकास करना चाहिए, राष्ट्र निर्माण संबंधित विभिन्न कार्य आदि का विस्तार करना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी संभव है जब व्यवहारिक एवं व्यावसायिक रोजगार मुखी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर लोगों को रोजगार अर्थात निजी उद्यम व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो ये थे उसके दूर करने के उपाय। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। फिर उपसंहार की बात करें, हमारी जो पूरा सार था इस निबंध का वो ये है, हमारी सरकार बेरोजगारी के उन्मूलन के प्रति जागरूक तो है पर वो कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि आज का युवा बहुत आलसी हो रहा है। एक तो युवा भी आजकल का बहुत आलसी हो रहा है, उन्मूलन पर जागरूक है और इस दिशा में
उसे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा उपलब्ध कराई है, कृषि भूमि की चकबंदी कराई है, नए नए उद्योगों की स्थापना कर रही है। इतना तो लोन दे रहे कि आप उद्योग करो, आप बिजनेस करो। हम मेक इन इंडिया और कितने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कितने तो इंडिया में कितने 10-10 20-20 लाख का आपको लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि आप बिजनेस करो। क्योंकि आप बिजनेस करोगे, आप बढ़ोगे, आप अपने नीचे 10-10 लोगों को जॉब दोगे तो कितना लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। उद्योगों की स्थापना, फिर अप्रेंटिस शिक्षु योजना, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अभी उपलब्ध कराई गई, प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं आदि अनेक कार्य ऐसे हैं जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक सीमा तक सहायक सिद्ध हुए। परंतु वर्तमान स्थिति को देखते हुए इनको अधिक विस्तृत एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। तो सरकार कदम उठा रही है, हेल्प कर रही है, पर जो इतनी जनसंख्या है उसके हिसाब से ये अभी पर्याप्त नहीं है। सरकार को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और सरकार से ज्यादा हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, खुद पे काम करने की जरूरत है बस। ठीक है, फिर उसके बाद है भारत में आतंकवाद। भारत में आतंकवाद, ठीक है, पूरा दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, तीसरा है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसे जरूर एक बार जरा पढ़ लीजिए, हम पानी पी के आते हैं, एक बार पढ़ लीजिए। सॉरी, पानी पीने गया था। तो भारत में आतंकवाद, ये भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। इसके अन्य नाम से अगर आ सकता है तो जैसे कि शीर्षक विश्व शांति और आतंकवाद से रिलेटेड आएगा तब भी आपको यही लिखना है। भारत में आतंकवाद के बढ़ते कदम, तब भी यही लिखना है। आतंकवाद एक समस्या, चुनौती, या जितने भी इससे रिलेटेड आता है तो आपको एक ही निबंध लिखना है, ये वाला, ठीक है। फिर संकेत बिंदु, अगर हेडिंगों की बात करें कौन कौन सी हेडिंग है, तो एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है आतंकवाद का अर्थ डालना है, भारत में आतंकवाद के रूप और नक्सलवाद, आतंकवाद का पड़ोसी देशों का समर्थन, प्रगति में बाधक, वैश्विक समस्या समाधान और उपसंहार, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग हो जाती है। कुछ नहीं है ये, ठीक है, वो गलत है। भारत में आतंकवाद का अर्थ आतंक की कोई विचारधारा नहीं होती है, इसके कारण इसे आतंकवाद कहना कहना गैर जरूरी है। किंतु सामान्य बोलचाल तथा संप्रेषण के लिए इस शब्द का प्रयोग सर्वथा अनुचित नहीं। हिंसा तथा आतंक के पीछे निहित स्वार्थ हो सकता है, या उद्देश्य प्राप्ति या जनमानस के विकास के लक्ष्य से संबंधित नहीं रखता है, बल्कि यह विश्ववाद की नीति का आयाम है। आज हमारा देश आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। वास्तव में आतंकवाद वैश्विक रूप धारण कर चुका है। यह धर्म, संप्रदाय तथा समुदाय की आड़ में कथित कुत्सित विचार वाले लोगों की मानसिकता का परिणाम है। बहुत से लोग धर्म के नाम पे आपको लड़ाते हैं, बहुत से लोग जाति के नाम पे आपको, बहुत से लोग संप्रदाय के नाम पे आपको लड़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप आपस में ही लड़ के भारत का विकास ही ना हो। अब हिंदू लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे, अब हिंदू लड़ रहे हैं, फिर पंडित वो आपस में पहले धर्म के नाम पे, फिर राज्य के नाम पे, देश के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे सबको आपस में लड़ाया जा रहा है कि सब आपस में लड़ते रहे, इतना व्यस्त हो जाए कि वो अपना विकास ही ना कर पाए। ठीक है, फिर भारत में आतंकवाद के रूप में नक्सलवाद। आतंकवाद भारत में कोई पुरानी समस्या नहीं है। आजादी के बाद लोकतंत्र ने अभिव्यक्त की जो परंपरा दी, उसने अपनी जगह ना बना पाने की जद्दोजहद में कुछ असामाजिक तत्वों ने आतंक का रास्ता अपना लिया। देश की राजनीतिक तथा सामाजिक प्रक्रिया भी इसमें जिम्मेदार रही। समाज की विषमता, आर्थिक विभाजन एक पूरे वर्ग को हिंसा का रास्ता अपनाने को विवश किया है। किसान मजदूरों की समस्या ने नक्सलवाद को उभारा। आज नक्सलवाद एक हिंसात्मक आंदोलन की तरह फैल चुका है, किंतु
हम नक्सलवाद को सीधे तौर पर आतंकवाद नहीं कह सकते हैं। यह एक उद्देश्य के लिए संघर्ष है। आज भारत में नक्सलवाद को अधिक बड़ा खतरा मानकर इसके विरुद्ध बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हमारी सेना देश के बाहर जाकर भी नक्सलवादियों का सफाया कर रही है, किंतु आतंकवाद की खतरनाक तथा विध्वंस प्रक्रिया पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। नक्सलवाद है उसे समाप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, पर आतंकवाद के लिए कोई कदम नहीं उठाई जा रही है सरकार। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आतंकवाद को पड़ोसी देशों का समर्थन। मेन चीज तो पड़ोसी देश ही हैं जो चाहते हैं कि आतंकवाद फैले। आप भी जानते हैं कौन से पड़ोसी देश हैं, हम भी जानते हैं। तो पड़ोसी भारत में आतंकवाद क्षेत्रीय तथा सांप्रदायिक आधार से ले चुका है, या किसी विशेष उद्देश्य के बजाय देश के मात्र अस्थिर रखने की चाल में संचलित है, जिससे हमारे पड़ोसी देशों में समर्थन प्राप्त है। पड़ोसी ही चाहता है अब हम अपना पड़ोसी अपनी छत पे 2-4 गुंडे बुलवा दें और कहें तुम इनकी छत पे कूद जाओ और मार डालो, या 2-4 लोगों को लूट लाट लाओ। तो अब जब पड़ोसी गद्दारी कर रहा है तो फिर आतंकवादी जो गुंडे आएंगे वो तो उन्हें पैसे मिल रहे हैं, वो तो करेंगे, चले जाएंगे, उनका तो फायदा हो रहा है। वही जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो भी करना चाह रहे हैं कि भारत में आतंकवादी घुसवा रहे हैं, जो भी है। तो ये पड़ोसी देशों का बहुत बड़ा समर्थन है। कश्मीर, असम तथा अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में कई आतंकी गुट अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर में इस्लामी कट्टरपंथी आतंकी गुट सक्रिय हैं। बहुत से मुसलमान लोगों को भड़काया जाता है कि तुम मुसलमान हो, तुम पाकिस्तान का साथ दो। अरे बुड़बक, तुम्हें यही नहीं पता कि हिंदू के अंदर, जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को इतना अच्छी चीजें मिल रही, इतनी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है, उतनी तो पाकिस्तान में नहीं मिल रही है मुसलमानों को, और तुम ये लड़वा रहे हो कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में तो ना मुसलमानों के लिए नहीं हो रहा जितना हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए हो रहा है। तो ये सिर्फ एक दूसरे को भड़काने की चाल है, आपस में लड़वाने की चाल है। जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन प्राप्त है, यह एजेंसी आतंकवादियों को प्रशिक्षण तथा धन उपलब्ध कराती है। असम में सक्रिय उल्फा जैसे आतंकी संगठन को बांग्लादेश के आतंकी गुटों का समर्थन प्राप्त है। उल्फा बांग्लादेश में अपने ठिकानों से ही कार्रवाई का संचालन कर रहा है। पाकिस्तान हो गए, चाइना हो गया, चाइना तो नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये दो तो इतने गिरे हुए देश हैं, इतने ज्यादा कि क्या बताया जा सकता है। प्रगति में बाधक, आतंकवाद की समस्या भारत की प्रगति में बाधक है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती है। भारत के विभिन्न शहरों में हुई स्थापित कर लिया है। एक सेकंड, हाँ, यदि सरकार आतंकवाद को समाप्त करने की किसी ठोस नीति की क्रियान्वित नहीं करती है तो इससे नियंत्रित करना भी कठिन हो सकता है। आज आतंकवाद न केवल भारत वरन पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन गया है। इससे दुनिया के लोगों में खौफ पैदा कर दिया है, अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। इससे वैश्विक समस्या से संघर्ष करने के लिए विभिन्न देशों ने अपने बीच आपसी समन्वय बनाने की आवश्यकता है। तो अब आतंकवाद पहले की तरह नहीं है। अब आतंकवाद ने भी अपना विकराल रूप धारण कर लिया है, जो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी कह सकते हैं बन रहा है। फिर इसका समाधान क्या है? तो आतंकवाद को नियंत्रण करना कठिन नहीं है। इसके लिए ठोस कार्यनीति बनाकर उसके क्रियान्वयन की जरूरत है, और धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर आतंक फैलाने वाले गुटों को जवाब देने की जरूरत है। धार्मिक रूप से सहिष्णु लोगों को आगे आना होगा। शक्ति तथा संसाधनों के माध्यम से आतंकियों के इरादों को ध्वस्त किया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की आवश्यकता है। समाधान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, समाधान जरूर हो सकता है। इसके लिए थोड़ी सी होशियारी की ज़रूरत है, समझदारी की ज़रूरत है। अगर कोई आपसे कहता है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू के संग ये कर दो, तो तुम पहले उसके 2 चंगड़ मारो। क्यों? तुम क्यों लड़वा रहे हो हम लोगों को? हम आपस में भाई भाई हैं, वहीं पे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो ये गलत है ना। हम लोग तीसरे के कहने पे आपस में लड़ रहे हैं, ये गलत है। और यही आतंकवादियों का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ताकत उनकी यही है कि वो आपस में ही लड़वा देते हैं, उन्हें बीच में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये समाधान था इसका। फिर उपसंहार अगर पूरी बात करें तो महावीर बुद्ध, गुरु नानक, महात्मा गांधी जैसे महापुरुष को जन्म देने वाली इस पूर्ण भारत भूमि पर आतंकवाद कलंक का टीका है। हम सभी भारतवासियों को इसे समूल नष्ट करने का संकल्प लेकर फिर देश को सत्य, अहिंसा एवं शांति को तपोभूमि बनाना होगा, तभी भारत का विश्व कल्याण संभव है। तो ये था हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन पर से कह रहा है निबंध। अब आखिरी निबंध है आज का,
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आज कोई फालतू निबंध नहीं लेके आया आपके लिए, मैं आज वही निबंध आपके लिए लेके आया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, वही निबंध थे, कोई फालतू निबंध नहीं था। ये लास्ट निबंध है, इसे जरूर पूरा पढ़िएगा। और ये पीडीएफ आपको सक्सेस विद आशुतोष सर टेलीग्राम चैनल लिंक पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड, क्योंकि इसमें बहुत कतई सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है। आप मॉडल किताब से पढ़ेंगे वो भारी भारी शब्द, आप शब्द ही नहीं समझ में आएंगे, आप 2 घंटे शब्द पढ़ने में लगाएंगे, फिर समझने में, फिर कभी याद करोगे। बहुत सिंपल भाषा में, जो बच्चों की भाषा है, जो आप जिसे समझ सकते हैं, आपके लेवल की भाषा के हिसाब से ये आपको अच्छे से प्रोवाइड करवाया गया है। बहुत टाइम लगता है इसे बनाने में, मेहनत लगती है, तो ये आपके लिए मेहनत इसलिए करी जाती है कि आप लोगों को अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग अपना टाइम वेस्ट करके, टाइम निकाल के वेस्ट नहीं से टाइम इन्वेस्ट करना कहेंगे, टाइम इन्वेस्ट करके आपके लिए ये लेकर आते हैं, तो इसे प्रोवाइड करेगा। कोई फालतू का इधर उधर से मॉडल खरीदने की जरूरत नहीं है, यहां से पढ़िए, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अन्य शीर्षक, अगर ये शीर्षक है, इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आपको यही वाला जीवन परिचय लिख देना, इसके बहुत ज्यादा शीर्षक हैं। अब मैं ये पढ़ने बैठूंगा तो शीर्षक ही पढ़ाता रहूंगा, तो इससे रिलेटेड कोई भी आता है तो आपको लिखना यही वाला निबंध है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें इसकी हेडिंगों की, तो एक भूमिका, प्रदूषण का तात्पर्य, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण के निवारण के उपाय, उपसंहार, ये 4-5 हेडिंगें आपको इसको मिलनी है। सबसे पहले भूमिका है, जिसे इंट्रोडक्शन हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, तो इसकी इंट्रोडक्शन आपको पता ही होगा, बचपन से आप लिखते आ रहे हैं, इसके बारे में बचपन से पढ़ा है। प्रदूषण के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार पढ़ा देता हूं। प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों में पर्यावरणीय प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, या भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। ये जो प्रदूषण है सिर्फ भारत में नहीं, ऐसा लगता है भारत में है, पर और जगह भी है, और भारत में कुछ ज्यादा ही तरीके से हो रहा है। भारत के लोग तो कतई प्रदूषण के नाम पे कुछ उसके लिए करते ही नहीं, पर्यावरण के लिए। पेड़ काट डालो, घर बना डालो, गाड़ियां खरीद लो डीजल वाली, धुआं कर दो, आग जला दो, सब जितनी तरीके से पर्यावरण को दूषित किया जा सकता है कर लो। जो इंडिया के लोगों के अंदर है, छोटी सी बैटरी वाली स्कूटी में ट्रेन का हॉर्न लगवा लेंगे, पौ पौ बज रहा है, तो जितनी ध्वनि प्रदूषण, नदी प्रदूषण, जितनी गंदगी है, नाले, नदी नाले सब जाके नदियों में मिल रहे हैं। तो जितना जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु, भारत में होता है उतना तो कहीं नहीं हो रहा है। नदी नाले बाकी देशों के कहाँ जाते हैं, गटर में खुलते हैं जाके, यहाँ के नदी नाले, जितने नाले हैं, वो नालियां हैं, वो सिर्फ नदियों में जाके मिल जाएगी, पूरा नदी गंदी कर दी। इतनी सी स्कूटी में इतना भारी ट्रेन का हॉर्न लगवा रखा है, पौ पौ पूरी माँ भोपा बजा रहे हैं, तो बहुत गंदे तरीके से प्रदूषण भारत में होता है। तो प्रदूषण के विभिन्न प्रकार में पर्यावरणीय प्रदूषण एक गंभीर समस्या, भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या। इस समस्या को निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व को समाप्त करने सकने की सक्षम इस वैश्विक समस्या पर अब समस्त विश्व समुदाय एकजुट है और इसके निवारण के उपाय खोज रहा है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण प्रदूषण से विश्व का पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, साथ ही इसके दुष्परिणाम से कई अनेक जटिल समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रदूषण का तात्पर्य, निसंदेह सौर मंडल में पृथ्वी में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन होने के पूर्ण प्रमाण विद्यमान है। पृथ्वी के वातावरण में ये 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% अन्य सभी गैसें शामिल है। इन गैसों का पृथ्वी पर समुचित मात्रा में होना जीवन के लिए अनिवार्य है, किंतु जब इन गैसों का अनुपात बिगड़ जाएगा तो जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले, आप जीवित रह पाएंगे? तो जो मिश्रण चाहिए है वो जीवित रहने के लिए, वो मिश्रण अभी तो पृथ्वी के पास है, पर क्या आगे 100-50 साल बाद ये वैसा ही अनुपात रह पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन खत्म होता जा रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं, तो ये जो अनुपात में जब छेड़छाड़ करोगे तो जीवन में छेड़छाड़ होगी। अगर आप अनुपात के संग छेड़छाड़ करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सामना होगा, आपके लिए नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी के लिए, उनकी आगे वाली पीढ़ी के लिए। हम लोग ही एक तरीके से अपनी आने वाली पीढ़ी को समाप्त करते जा रहे हैं, तो अभी भी टाइम है, सुधर सकते हैं हम लोग। फिर प्रदूषण के दुष्परिणाम, तो पर्यावरण प्रदूषण से कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। प्रभाव का बीमारियों का घर बनता है, इस प्रभाव बीमारियों का घर बनता है, इसके समाज, मनुष्य का शरीर अनेक बीमारियों का घर बनता जा रहा है।
खेतों में दृष्टिकोण से नहीं सही नहीं खेतों के दृष्टिकोण से सही नहीं है। वातावरण में घुली विषैली गैसें सॉरी एवं धुएं के कारण भी दूभर होता जा रहा है। तेजी से हो रहे परिवर्तन का कारण भी पर्यावरणीय असंतुलन एवं प्रदूषण ही है। ओजोन परत में छिद्र की समस्या भी प्रदूषण में ही उपज है। वर्ष 2014 के अंत में यूएनईपी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण से जुड़ी लगभग 1 लाख मौतें भारत सहित अमेरिका, ब्राजील, चीन, यूरोपीय संघ व मैक्सिको में होती हैं। यह रिपोर्ट पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली हानियों का जीता जागता प्रमाण है। जो एक यूएनईपी एक वो है संस्था जो आपकी प्रदूषण के लिए रिपोर्ट जारी करती है। उसके अनुसार 1 लाख मौतें सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण की वजह से आज हो रही हैं। वो भी 2014 की बात थी। 2050 तक ये कहाँ लेवल जा सकता है, ये आप सोच सकते हैं। बहुत है। जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संग में जंतुओं पे भी, मनुष्यों पे, जंतुओं सब पे प्रभाव पड़ रहा है इसका। ठीक है, आजकल चिड़िया देखिए आप, चिड़िया तो नष्ट हो गई। आपने लास्ट पर कब चिड़िया देखी थी? तितली कब देखी थी लास्ट पर? गिलहरियाँ कब देखी थी आपने? आपके घर पे तोते आते थे, अब तोते कब देखे थे आपने लास्ट पर? सब जितने हो सकता है, जितना इंसान इस नेचर को ख़राब करना है, पूरी कोशिश कर रहा है नेचर को ख़राब करने की। तो जितना हो सके आप समझिए इस बात को। अभी आप बच्चे हैं, समझिए। अभी से अगर आप जागरूक हो गए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, प्रदूषण निवारण के उपाय। पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें कुछ आवश्यक उपाय करने होंगे। मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक पर निर्भर है। प्राकृतिक उसकी निर्भरता तो समाप्त नहीं की जा सकती, किंतु प्राकृतिक एवं संसाधनों का उपयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर ना पड़ने पाए। इसके लिए हमें उद्योगों की संख्या में अनुपात में बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाने होगा। अगर आप एक जगह पेड़ काटें तो आप उसकी जगह 10 पेड़ लगाएं, तब तो ये बचेगा, वरना ये नहीं बचेगा। ठीक है, पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए भी आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने से स्वाभाविक रूप से जीवन के लिए अधिक प्राकृतिक संसाधनों को आवश्यकता पड़ती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में उद्योगों की स्थापना होती है और उद्योग कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारक भी बनते हैं। यदि हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो, पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ संतुलित विकास भी हो, तो इसके लिए हमें नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा तभी संभव है जब हम इसका उपयुक्त प्रयोग करें। हमें अपने पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के इस कथन से सीख लेनी होगी कि आवश्यकता है हम सबको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से पानी, ऊर्जा, निवास स्थान, कचरा प्रबंध तरह पर्यावरण के क्षेत्रों में प्रकृति द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करना चाहिए। फिर इसका उपसंहार अगर हम लोग बात करें, वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है जिससे निपटना वैश्विक स्तर पर ही संभव है, किंतु इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए। विकास एवं पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का क्लास? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छा लगा हुआ हो। मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की, अच्छे से अच्छा, सरल से अच्छे से अच्छा तो कह सकते हैं, पर सरल से सरल, जो बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के जय हिंद।